हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो आई थिंक आपने कल की ब्रीफिंग की वीडियो मेरी देख ली होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटेंट आपको बताए थे वो आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए आज हम उन्हीं उसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर हमें अच्छे से ज्यादा फोकस करके चलना है इस चैप्टर के लिए, ताकि हमारे एनुअल एग्जाम में हमें इस चैप्टर से फुल मार्क्स मिले। तो पहले मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स का थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से, कि जैसे कि प्रिडिक्ट करिए एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में जिसका ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। n-1 d1 n की ns⁻2 ns2। तो जिसमें n की वैल्यू जो है वो 4 रख के आप इसका एटॉमिक नंबर निकालोगे और फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके आप पोजीशन एंड मतलब पोजीशन का मतलब आपको ग्रुप नंबर बताना है और इसका पीरियड बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन की प्रिपरेशन रखिए, तैयारी करिए बहुत अच्छे से। ऐसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर मिलेगा कि लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो केमिस्ट्री में केमिकल बिहेवियर में रिजेंबल क्यों करते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है एनोमैलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप पर। लिथियम जो है वो अपने ग्रुप में प्रॉपर्टीज में मैच नहीं करता है, और रादर देन ये नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है सेकेंड ग्रुप मैग्नीशियम उससे अपनी रिजेम्बलेंस शो करता है, विच इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो आपको ये प्रूव करना है, बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, जिसे आप प्रूव करने में यूज कर सकते हैं इसे वैल्यू को, और उसी को प्रॉपर्टी वाइज एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन इस टाइप के भी बहुत मिलने वाले हैं, आपको दिखाई देने वाले हैं पेपर में, कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कंटेंट डिस्कस करते हुए कि एसपीडीएफ के आपको प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करना है, क्योंकि वहां से प्रॉपर्टीज वाइज एंड कॉन्फ़िगरेशन उनका काफी पूछा जाता है। तो डी स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन और उसके बारे में आपको डिटेल में प्रॉपर्टीज को भी याद करना है विद रीजन। कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे कलर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं, तो ऐसा क्या है जो उनको ऐसे यूज किया जाता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन भी तैयार करिएगा वहां से, डी एंड एफ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से। सिमिलरली आपको यदि एलिमेंट्स दे दिए गए हो सिलिकॉन बेरिलियम जैसे, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है इस टाइप का, पीरियोडिक टेबल में कोई भी एग्जांपल उठा के आ सकता है। तो इनके मेटालिक करेक्टर के बेस पर इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो ऐसे ही वैलेंसी वाइज इन मेटालिक ऑर्डर, या फिर आपका जो है ऑक्सीडेशन के बेस पर, ऑक्साइड बनाने के बेस पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पर, मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर के बेस पर कोई भी 5-6 एलिमेंट दे दें और फिर आपको उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना हो। इस टाइप के क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि जैसे कि हम इस मैंने आपको कल ही बताया था कि आयनिक और एटॉमिक रेडियाई के बारे में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक कैटायन बनता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है अपने पेरेंटल एटम से, और एनायन जब बनता है तो उसका साइज अपने पेरेंटल एटम से बड़ा हो जाता है। तो आपको ये रीजनिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज अपने पेरेंटल एटम से रेडियाई में बड़ा क्यों हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा अप्लाई होगा उतना ज्यादा साइज छोटा हो जाएगा, और जितना कम हो जाएगा पर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट उतना ही इसका साइज जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। इसके बेस पर आपको रीजन एक्सप्लेन करना होगा ये। और इसी से रिलेटेड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कुछ स्पीशीज दे दें आपको और उन्हें अरेंज करना हो एटॉमिक साइज के बेस पर, आयनिक रेडियाई के बेस पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा हो जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अमंग द एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। जैसे कि अब ये कुछ एलिमेंट्स हमें दे दिए गए हैं
और हमें क्या बताना है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताने हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में से किसकी ज्यादा है या एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये डिपेंड कर रहे हैं सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यदि आपको अच्छे से याद है रीजनिंग के साथ, तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इसी टाइप से थोड़ा सा रिलेटेड पीरियोडिक टेबल के बेस पर ही, कि वाई एलिमेंट्स एट द एक्सट्रीम लेंथ एंड एक्सट्रीम राइट आर मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। जो बहुत कॉर्नर पर हैं दोनों साइड, चाहे वो लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव हैं कंपैरेटिवली दूसरे एलिमेंट जो बीच में आ रहे हैं उनसे कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो या तो स्मॉलर होना चाहिए ताकि वो लूज कर सके, जैसे कि मेटल होते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के, या फिर वो लास्ट में सेवंथ में या सिक्स ग्रुप में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इन दैट केस उसकी रिएक्शंस भी फास्ट हो जाती है। तो दोनों ही केस में जब वो मतलब जल्दी लूज कर सकता है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जल्दी गेन कर सकता है, बोथ इन बोथ केस उसकी रिएक्शंस जो है वो फास्ट हो जाती है। एंड ऑब्वियसली वो नियर टू ऑक्टेट होता है इसलिए रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो इस टाइप की आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स जो एक एक नंबर के हैं इस टाइप के तैयार करने हैं। इसी पर ही आपको एमसीक्यू वगैरह आ जाएगा, असर्शन रीजंस आ जाएंगे। यदि आपने रीजनिंग पार्ट पर पूरा फोकस किया हुआ है इस चैप्टर के, तो आपका ना तो एसर्शन टाइप यहाँ से जाएगा कोई हाथ से, और ना ही आपका कोई एमसीक्यू वगैरह गलत हो सकता है, क्योंकि आप बेसिक पार्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो हमेशा ट्राई करो कि आप हर चैप्टर के बेसिक कंटेंट पर वर्क करो, ताकि वो आपको ट्वेल्थ में भी बहुत हेल्पफुल हो जाए। चलिए अब देखते हैं थोड़े से शॉर्ट आंसर्स इसी टाइप के जो 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इससे थोड़े ज्यादा एक्सप्लेनेटरी पार्ट से होंगे। जैसे कि व्हाई डज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। अब रीजन आपको बताना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए कम क्यों हो जाती है। तो रीजन क्या है इसका? साइज का इंक्रीज होना, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दूर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को देने में आसानी होगी और वो इजीली डोनेट कर पाएगा कम एनर्जी लेकर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उससे उसकी पहुंच से काफी दूर है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इन दोनों रीजन की वजह से हमेशा डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। Similarly, you can explain the electron gain enthalpy of fluorine. All the reasoning questions हमेशा तैयार करिए शॉर्ट आंसर्स के बेस पर। 1.5 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ये। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हों तो 1.5 नंबर का होगा, तो 3 नंबर में भी आ सकते हैं 2 रीजनिंग क्वेश्चन, या सिंगल सिंगल लें तो भी 2 नंबर में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन से कंपैरेटिवली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कम क्यों होती है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो ज्यादा होता है क्लोरीन से, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसकी गेन एंथैल्पी जो है वो कम रिलीज होती है कंपैरेटिवली क्लोरीन से। ऐसा क्यों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 11th में तो काम आएगा ही, 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसलिए बेसिक पार्ट पर जरूर ध्यान रखिए। क्लोरीन और फ्लोरीन की यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो ये ध्यान रखिए कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है कंपैरेटिवली क्लोरीन से, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है रहता तो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट ऑन द अदर हैंड सेम रीजन की वजह से ही, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो होल्ड नहीं कर पाता उन फोर्सेस को। एंड इंस्टेड ऑफ दैट जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज्यादा होने की वजह से भी मतलब अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इट वांट टू रिड्यूस द इलेक्ट्रो
रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपस में रिपेल कर रहे हैं इतने छोटे साइज होने की वजह से, उनको ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस टाइप के जहां भी आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन मिल रहे हो, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरेटिव स्टडी है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, फ्लोरीन और क्लोरीन की कंपैरेटिव स्टडी है, बोरोन बेरिलियम का कंपैरेटिव है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 100% आपको ये वाले क्वेश्चंस में से मिलने ही वाला है। और मतलब ये खाली 11 के लिए नहीं, मैं 12 के लिए भी बात कर रही हूँ आपके लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे कि अगेन मेरा मनपसंद क्वेश्चन है ये, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कहते हैं, लेकिन उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। मतलब हम जितने भी एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में, उन्हें हम डी ब्लॉक तो कह सकते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। क्यों? एक्सप्लेन द रीजन। तो बहुत इजी है, यदि आप कॉन्फ़िगरेशन पर हमेशा ध्यान रखोगे, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है एलिमेंट्स की, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो इनका। क्योंकि डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल हो जाता है और वेरिएशन नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में वेरिएशन कब आता है? जब डी ब्लॉक इनकम्प्लीट हो, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की संभावना हो, पॉसिबिलिटीज हो, देन वो वेरिएशन इन वैलेंसी नजर आएगा, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं, इनमें वेरिएशन आने की कोई चांसेस नहीं होते, वैलेंसी बहुत लिमिटेड एंड एक ही वैलेंसी पर स्टेबल रहते हैं, ये वेरिएशन आ ही नहीं सकता ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिट। दैट्स वाई ये इन्हें हम ट्रांजिशन नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब ही क्या है? वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, जो इनमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इन्हें डी ब्लॉक तो कहेंगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका डी ब्लॉक में आ रहा है, लेकिन हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन, लास्ट के दोनों क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप 100% इनके आपको मिलने ही वाला है आपके इसमें ये क्वेश्चन, जरूर इसको अच्छे से याद करिएगा विद एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट और कुछ एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं जल्दी से। सोडियम आयन का कैटायन का रेडियस जो है वो सोडियम एटम से कम होता है। ये वही क्वेश्चन मैंने पेरेंटल एटम वाला ही लिया है, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन कर दिया है लैंग्वेज में। जैसे कि कैटायन, सोडियम प्लस क्या है? कैटायन है, और उसका साइज हमेशा सोडियम के जो पेरेंटल एटम है उससे छोटा ही होगा, जैसे कि हमने अभी देखा। तो ये वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन रखिएगा आयनिक रेडियाई में से। नेक्स्ट हम आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के और ऑक्साइड के टाइप पर। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, लास्ट में जो पी ब्लॉक आता है, मैं आपको दिखाती हूँ पी ब्लॉक का जो पोजीशन है। ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पीछे बोरोन से फ्लोरीन तक 17 तक लिया है मैंने, 18th नहीं लिया है, क्योंकि 18 को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं और उनको कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पर हमें कुछ काउंट करने की, वैसे वो भी पीस में ही आएंगे। तो बोरोन से फ्लोरीन तक ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल शो द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। यहाँ पर हमें इसी छोटे से पार्ट में हमें चारों तरह के ऑक्साइड्स दिखाई देंगे, एम्फोटेरिक भी दिखेंगे, न्यूट्रल भी मिलेगा, बेसिक भी मिलेगा, और आपको एसिडिक भी मिलेगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, सब तरह के ऑक्साइड बनाते हैं वहां पर, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करनी है इनकी प्रॉपर्टीज, और इनके बारे में थोड़ा वाटर के साथ रिएक्शन देकर इनको समझाना है। तो भाई देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नॉन मेटेलिक होते हैं नेचर में, इनके ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक होंगे नेचर में। NO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दीज आर एसिडिक इन नेचर। इन्हें जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कार्बोनिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनेगा, तो वो एसिड बनाते हैं, एचायन देने वाले सॉल्यूशंस बनाते हैं।
तो उन्हें हम एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हो। नीचे की तरफ आए तो सिलिकॉन है या एंटीमनी है। इन एंटीमनी का ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। इधर एल्यूमिनियम का ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ आते आते इनका नॉन मेटेलिक करेक्टर अब डाउन होकर मेटेलिक में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। एंड ये इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो डुअल नेचर के बनेंगे, और एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे नेचर में। तो आप इनकी रिएक्शन लिख सकते हो, एक एसिड के साथ और एक बेस के साथ। और नीचे आ जाए तो ये टाइटेनियम, लेड, ये सब क्या हो जाएंगे, बिस्मथ, ये क्या हो जाएंगे, प्योरली मेटल हो जाएंगे। और इनके ऑक्साइड जो है वो हाईली बेसिक होंगे नेचर में। मीन्स जब हम उन्हें वाटर में डिजोल्व करेंगे देन दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। तो उनकी रिएक्शन आप वाटर के साथ शो कर सकते हो, ये शो करते हुए कि दे आर बेसिक इन नेचर। तो इस टाइप से आपको ये एक्सप्लेन करना है, इसे विद एग्जाम्पल रिएक्शन देनी है, एग्जाम्पल देना है, हर एक का दो दो एग्जाम्पल देने हैं एंड रिएक्शन देंगे वाटर के साथ शो करते हुए उनकी नेचर्स को। राइट, तो ये आपका 3 मार्क्स तक भी आ सकता है। 2 या 3 वाले ही मैंने यहाँ पर रखे हैं। ये 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी हो सकता है रिएक्शन के साथ। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको 3 to 5 में भी मिल सकता है, लॉन्ग आंसर में भी मिल सकता है यहाँ से, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड हाउ इट ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, कैसे ये पीरियोडिक टेबल में इसमें चेंजेस आते हैं। इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। 3 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। 3 में भी ले सकते हैं क्योंकि डिफाइन भी दे रखा है, 1 नंबर का डिफाइन हो गया, फैक्टर्स हो गए, और फिर 1 नंबर का उसका ट्रेंड हो गया। तो इट विल चेंज फ्रॉम 3 to 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और आई एम वेरी वेरी श्योर, यदि आपको विश्वास हो तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आपके एकदम लगने वाले हैं पेपर में, एनुअल एग्जाम में। और आपको कहीं ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास में भी आपको इसी टाइप का बेस मिलने वाला है। और जिन क्वेश्चंस को हम 12th के लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं ना, वही आपको यहाँ पर 11th में भी दिखाई देंगे पेपर के अंदर। तो ये टीचर ही पहचान सकता है, जो कि मैं 25-30 साल हो गए मुझे यही करते हुए, तो मुझे काफी अच्छे से पता है कि कहीं का भी कोई भी टीचर हो वो यही सोच के 11th में क्वेश्चन लेगा कि 12th के काम की जो क्वेश्चन हो वही यहाँ पे 11th में दिए जाए। ठीक है, तो बच्चों एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी कैसे चल रही है? आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रिपरेशन ही करानी शुरू की है। तो इस प्रिपरेशन को आप चेक भी कर सकते हो कि आपने एनुअल एग्जाम में कितना प्रिपेयर कर लिया है अनअकैडमी एसेंट के साथ, जो कि है ऑल इंडिया चैंपियनशिप 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए है ये। आप किसी को भी बता सकते हो। आप यदि 11th में हो देन या 12th में हो तो आप किसी भी अपने भाई बहन को या नेबर में जो भी बच्चे हों या स्कूल में हो तो जान पहचान के हों, उनको आप बता सकते हो कि भाई ये अनअकैडमी एसेंट होने वाला है 13 तारीख को, 13 फरवरी को, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि एनुअल एग्जाम में आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है वो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आप अमेजिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो स्कॉलरशिप के। 3 स्टेप हैं इसके। यदि प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप प्रिपेयर भी कर सकते हो अनअकैडमी के बैच को ज्वाइन करके, एसेंट बैच को ज्वाइन करके। फिर आपको 13 तारीख को तो ये टेस्ट देना ही है, 1 घंटे का होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे 30 अराउंड ऑब्जेक्टिव। उसके लिए आपको एनरोल करना है अपने आप को, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। एंड तीसरा, आप यदि चाहते हो कि आपका वो टेस्ट जो है वो एनालाइज भी हो तो वहाँ के टीचर्स जो है वो एनालाइज भी करेंगे और आपको राइट या रॉन्ग जो भी आंसर है आपका वो भी बताएंगे। इससे आपको काफी हेल्प होगी एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। प्लस आप यदि बहुत अच्छा करते हो उसको तो आप 5 लाख तक के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकते हो, आप चैंपियन भी बन सकते हो। क्या करना है आपको, ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की, एंड लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वो उससे आपको ज्वाइन करना है। गोल सेलेक्ट करना है, जो भी आप अटेंड करना चाहते हो वहाँ की फ्री क्लास या अनअकैडमी एसेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी एसेंट जैसे आपको सेलेक्ट करना होगा कोर्स।
और फिर क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो तो आपका अनलॉक करना पड़ेगा कोड डाल के DSL क्लासेस। तो एक इनवाइट कोड ये डालना मत भूलिएगा DSL क्लासेस का, जिससे आप अपने आप को अनलॉक कर पाओगे वहां पर एंड ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक और चैप्टर की ब्रीफिंग करेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के। टिल देन बाय एवरीवन।